अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसीद। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने जोर पकड़ा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरून मुल्क में बैठी क़यादत ने करवाया और इस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जाफर एक्सप्रेस के यरगमाल मुसाफिरों में 21 जो मुसाफिर हैं वो शहीद हुए हैं और इनके साथ साथ 4 जवान जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। और तर्जमान पाक फौज के मुताबिक तमाम जो 33 दहशतगर्द हैं वो हलाक हो चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कितने बजे हुआ, लोगों की जान कैसे बची, इस तमाम के ऊपर जो है वो हम डिटेल से बात करेंगे। मुल्क के सियासी इशूज़ के ऊपर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी और जाफर एक्सप्रेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और इनके बराबर में जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, इनसे भी बात करेंगे। दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर है जो ज़ोर पकड़ रही है। जाफर एक्सप्रेस में उसकी डिटेल्स बताइएगा कि मुसाफिर कितने सवार थे, हमला कितने बजे हुआ और फिर लोगों की जान कैसे बची। देखा, मैं उस तरफ जाने से पहले एक तो जो आपने खुद बात की कि आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इंडिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है और ये कहा गया है कि ये इसमें शामिल है। और मेरा ख्याल है कि बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें अब तक सामने आ चुकी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है पिछली कुछ वक्त के दौरान, जो पिछला है इसके दौरान, जो इस वक्त अगर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा की या बलूचिस्तान की ख़ास तौर पर, तो इसमें जो टेररिज्म के अंदर जो इजाफा हुआ है उसके पीछे डेफिनेटली रॉ जो है वो मुलविस है और उनका जो गढ़ है अफगानिस्तान है। वहाँ आपको पता है कि मैं मिसबा बहुत पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि वहाँ पर आप ये समझ लें कि वहाँ अब आज भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें इंडिया है, उसमें मोसाद है, उसमें CIA है। ये सारे मिलकर ना एक ग्रेट गेम है इस खित्ते में जो शुरू हो रही है। और मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, इससे पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा पाकिस्तान के हुकाम को कि एक बड़ा सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से जो वॉर जोन है वो पाकिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि आप समझे 80-90% शिफ्ट हो चुका है। अच्छा। जिसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक टेररिज्म की एक इंटरनल वॉर में इन्वॉल्व करके इसकी इकोनॉमी को तबाह करना, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका डिफेंस का, इसकी सिक्योरिटी का इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज जो आउटर स्ट्रक्चर है आप डिफेंस करते हैं, उसको तबाह करना है। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम है जिसके ताने बाने आपको मिडिल ईस्ट में भी नजर आएंगे, इसराइल तक भी जाएंगे, अमेरिका तक भी जाएंगे। बहरहाल इसमें इंडिया जो है मेन की प्लेयर है। लेकिन आज का जो शिफ्ट है थोड़ा सा, वो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सिग्निफिकेंट है। उसकी वजह यह है कि PTI के दौरे हुकूमत के अंदर मैंने बरमला, मुझे याद है जब ये बात करते थे, जब पाकिस्तान में टेररिज्म उस दौर में भी होती थी, तो इंडिया का नाम लेने से ये एतराज़ करना शुरू हो गए थे। इंडिया का नाम बराह रास्त नहीं लिया जा रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो दो चीज़ें हमें सबसे सामने हमारे नजर आई, एक तो यह है कि बराह रास्त जो आपकी जो है आपकी मिनिस्ट्री जो है खारजा की, उसके आपके तर्जुमान ने कहा कि इंडिया इसमें बराह रास्त मुलविस है। दूसरा इंपॉर्टेंट बयान है ISPR के हेड की तरफ से, मेजर जनरल शरीफ साहब की तरफ से, कि उन्होंने बड़ा वाज़िया कर दिया है कि अब प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे जंग के। यानी आप ये समझ लें कि अब जो स्टाइल होगा वो वाला नहीं होगा जैसे हम पहले बर्दाश्त कर रहे थे और चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। इट मीन्स कि अब पाकिस्तान जो है इस बात पर शायद एक कन्विक्शन इख्तियार कर गया है, या इस बात पर, इस नुक्ते पर पहुंच चुका है, इट हैज़ कम टू द कंक्लूजन कि जनाब अब हमें ना किसी और स्टाइल से भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा। तो जिस तरह की आप देखें ना, जब आपके यहाँ पर एक ऐसा वाक़या जो कि दुनिया के अंदर शायद 6-7 ट्रेनें हैं, ये 7वां गालबन वाक़या है, तो ये बहुत बड़ा एक किसी मुल्क के लिए एक बड़ा वाक़या होता है। तो इस हद तक हो गया। अब इसमें हम बाद में बात करेंगे जिसमें डेफिनेटली इसके अंदर आपका इंटेलिजेंस और आपका सर्वेलेंस जो है इसका फेलियर भी है, जिसको ठीक किए बगैर हालात बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि आज आपको पता है कि आज भी साउथ वजीरिस्तान के अंदर फिर अटैक हुआ है, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, और उसे रिपल्स किया गया है। इसके अंदर जो वाक़या है ना, वो आपको बताता है कि जो बलूची हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द हैं या बलोच लिबरेशन फ्रंट है, इसके अगर आप देखें कि सारी की सारी लीडरशिप जो है ना जाके इस वक्त इंडिया बैठी हुई है, ट्रेनिंग होती है और वाया इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी वो स्टेशन है। और ये जो वाक़या, इसमें आज मैं आपको एक आई विटनेस का बिल्कुल अभी अकाउंट है, हम उससे रब्ता मेरा हुआ, सारी बातचीत हुई, हम उन्हें लाइन पे इस वक्त नहीं ले पा रहे, कुछ टेक्निकल वजूहात है, लेकिन बहरहाल मैं उनको आपको बता देता हूँ। वो एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने मुझे ये बताया और उनसे पता चलता है कि ये जो लोग थे टेररिस्ट थे कौन से। अच्छा। मसलन इनके हुलिये क्या थे और ये किस तरह। तो उन्होंने ये बताया कि जब ट्रेन पर आकर हमला हुआ तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन इतनी ज़्यादा फायरिंग की गई जिसमें अंदर भी लोग जख्मी हुए, जिसके बाद जब दरवाजे खोले गए तो उनको निकाल लिया गया। उन्होंने अक्लमंदी ये की कि थोड़ा सा वो समझते थे चीज़ों को, तो उन्होंने अपने ID कार्ड वगैरह छुपा लिए, अपना सामान। तो कहते जब मुझे उन्होंने उतारा, उनका नाम है नवीद डार, कोयटा के वो रहायशी हैं, इस वक्त कोयटा में है।
और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचाई है, एक किस्म का मोइज़ा हुआ। अदरवाइज़ वो शायद कितने ही मराइल से उसमें से गुजरे जिसमें उनकी जान जा सकती थी। तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें बाहर निकाला गया तो जब टोलियों में तकसीम किया गया तो दहशत गर्दों ने आकर, जो कि दो ज़बानें बोल रहे थे, एक ब्रोही जो कि बलोचों की आम ज़बान है, अच्छा। दूसरी उनकी जो बलोची है, एक्सेंट जो है, जो कि आगे वो भी बोला जाता है बलोची सारा जो है। तो बलोची ज़बान जो है और ब्रोही ज़बान, वो आपस में उसमें गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे आके उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं पंजाबी नहीं हूँ, और उन्होंने पश्तो में बात की, जिस पर उन्होंने खैर यकीन तो नहीं किया। तो कुछ लोगों को लाकर जब टोलियों में तकसीम किया तो उनमें से को 15-20 लोग, उनका ये कहना था कि मेरे समेत हाथ बांध दिए और बड़े सख्ती से हाथ बांध कर उनको एक जगह बिठा दिया। कहते हैं मेरे ज़हन में आया कि ये जो हाथ बंधे हुए वाला काम है ना, ये गलत है। कहते हैं मैं जोर लगाता रहा, और जोर लगाते लगाते वो नवीद डार साहब जो हैं उनके हाथ कहीं खुल गए। उन्होंने थोड़ा सा उनकी आंख बचाकर वो जो पट्टी छट्टी या कपड़े से वो या रस्सी से बांधा हुआ था उसको मट्टी में दबाया, और आहिस्ता से कहते हैं मैं उठकर जो सराइकी लोग थे उनके अंदर बैठ गया। अच्छा। कहता है उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने एक बंदे को उठाया और उसको जब उसको मारने लगे कि उसको कहा कि तेरा वक्त पूरा हो चुका है। उस दौरान उनके पास मोटरोला फ़ोन थे शायद, जिससे वो उनका बकौल के वो कहीं रब्ता करते थे और वहाँ से डायरेक्शन ले रहे थे। सही। कहते उसके बाद उसको मारने लगे तो वो बड़ा रोया पीटा। उसने कहा मेरी 7 बेटियाँ हैं और मुझे ना मारे। कहते हमने भी थोड़ी इसकी कोशिश की कि उसको कहें कि इसको ना मारे, लेकिन फिर हम डर गए कि हमें भी कुछ ना कहें। बहरहाल कहते हैं उसको उन्होंने ले जाके 7 गोलियाँ मारी, और कहते हैं फिर रोज़ा खुलने का जब वक्त हुआ तो उन्होंने चॉकलेट और खजूर हमें दी कि इनका रोज़ा खुला लो जिनके हाथ बंधे हुए हैं। तो कहते हैं मुझे ही उन्होंने दे दी ला के। तो कहते हैं मैंने जाके उनके मुंह में डाली। उन्होंने कहा हम खा कैसे सकते हैं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अब जैसे भी है इसे खाओ। बहरहाल कहते हैं जैसे ही उन्होंने रोज़ा खोला तो थोड़ी देर के बाद उन तमाम लोगों को उठाकर सिर्फ एक बंदा जिसे उसमें जो बचा, वो मेरे जिसका नाम मैं ले रहा हूँ नवीद डार साहब। अच्छा, उन सबको उन्होंने गोलियां मारकर मार दिया। अच्छा, उस दौरान ये है कि उनके बकौल के उस वक्त वहाँ पे 18 दहशतगर्द थे जो उन्होंने काउंट किए, और हुआ ये कि 5 फिर उसमें से रह गए और तकरीबन 13 लोग वहाँ से चले गए। और किसी एक और शख्स ने जब उनकी बात सुनी जो इन तक पहुँची कि वो ये कह गए कि अच्छा अब तुम्हें जन्नत मुबारक हो। उन 5 को ये कहकर वो बाकी लोग वहाँ से चले गए, और वो जो 5 थे कहते हैं फिर हम ये कोशिश करते रहे कि हम किसी तरीके से यहाँ से निकलें। तो फिर ये हुआ कि अचानक थोड़ी सी उनसे आँख बुझा के वहाँ से लोग उठ के भागे। कहते हैं मैं सबसे आगे था और वो पहाड़ों की तरफ भागे। पीछे से जो 5 लोग थे उन्होंने फायरिंग की, जिससे वो लोगों की शहादतें हुई, और बहरहाल ये किसी ना किसी तरीके से बचे। खुद को वहाँ कहते हैं दोपहर तक मैं मुर्दा, मेरे सामने कोई ज़्यादा दूर नहीं मैं जा सका, तो कहते हैं मैं मुर्दा बना वहाँ पड़ा रहा। और दोपहर तक जब बहुत शिद्दत की गर्मी हुई तो लेकिन अल्लाह ने, कहते वहीं वो बैठे हुए थे, उनकी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन मैं बचकर वहाँ पहुँचा, उनसे दूर हुआ और गंदे नाले तक पहुँचा। फिर वहाँ पर एक ऐसा मुकाम आया कि FC के लोग उनके पास आ गए, और FC के लोगों ने उनको चेक करने के बाद उनको अपने पास बुलाया, उनको यानी फिर उनको टेक केयर किया। उस दौरान फिर हुआ कि उनके बकौल ये है कि फिर जो बन्नू कैंट के अंदर जो हमारे स्नाइपर्स, हमारे फौजी बहादुर जवान वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ दहशत गर्दों का कला कमा किया था, उन बहादुर जवानों के साथ वो कहते हैं फिर मैं चोटी पर गया और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे पता है कि ये कहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, कहते ऊपर से तो नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने उनको निशानदेही की कि ट्रैक के पास वो जो 2 बंदे हैं, तो वो फिर उनको टारगेट किया गया, बकौल उनके कि एक बंदा उनमें फिर भी भागने में कामयाब हो गया। अच्छा। तो अब ये जो सूरत हाल है आपको ये बताती है कि ये सारे के सारे बेसिकली बलूची थे। ये वाली जो बेल्ट था या ये जो अटैक था, और इसके पीछे सारा का सारा मेरा ख्याल है बहुत ओपन सी बात है कि इसमें रॉ का बहुत बड़ा रोल है। और वो जो बयानात वहाँ से आ रहे हैं कि जनाब ठीक है अब ये जगह नहीं रहेगी, हम पंजाब में भी अटैक करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो मुझे मसला नज़र आता है कि देखिए इंडिया में कुछ वाक़यात हुए तो उसके बाद वहाँ टेररिज्म के मज़ीद वाक़यात नहीं हो सके। पाकिस्तान के अंदर सर्वेलेंस प्लस इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं कमी है। कल वाक़या हुआ है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमें जो ज़रूरत है इसको हमें बैठ के देखना होगा। हमारी जो बहादुर फोर्सेस हैं बहुत कुर्बानी दे रही हैं, लेकिन इस वक्त उनका जो तरीक़ाकार है हिट करने का उसको समझना होगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया अगर प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में कर रहा है तो ये उनको याद रखना चाहिए कि एक वक्त था कि वहाँ जब सिख जो थे अपने आई पर आए हुए थे तो फिर इंडिया का क्या हाल हुआ था। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी अब नए तरीके सोचने चाहिए। से ज़ियादुल अंसारी साहब, ID कार्ड चेक करना, शनाख्त करके गाड़ियों से उतारना, बसों से उतारना, ट्रेनों से उतार के मारना, ये कोई इसकी नज़ीर अभी की बात नहीं है। इससे कबल भी हमने इस तरह के एक दो हादसे पहले भी हमने हालिया दौर में हम देख चुके हैं। कहीं पे कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? देखिए, दुश्मन जो है वो जब वार करता है तो वो 2 धारी तलवार इस्तेमाल करता है। एक तरफ तो वो
सॉफ्ट टारगेट है बलूचिस्तान। अच्छा। और सॉफ्ट टारगेट क्यों है? इसलिए है कि बलूचिस्तान के नौजवानों की महरूमियाँ जो हैं वो दूसरे पाकिस्तान के जो खत्ते हैं उससे ज़्यादा हैं। अच्छा। बलूचिस्तान के एक मसाइल हैं और हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमत एक अरसा दराज से ये तो कहती चली आई है कि हमें इसका इदराक है, अच्छा। लेकिन कभी भी उन मसाइल को हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। सही। जब भी कोई मसला पैदा हुआ उसका अस्करी जो है ना जी हल तलाश करने की कोशिश की गई। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसाइल बलूचिस्तान में हैं और फिर KPK में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें जो चारा है वो तो हमारे नौजवान इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बलूचिस्तान के हों या KPK के हों या पाकिस्तान के किसी और खित्ते के हों। उस जो वो प्रोडक्शन जिसको वो हासिल कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे नौजवान वैसे ही देखें ना, अपना 1,62,00,000 नौजवान जो है वो इस वक्त स्कूलों से बाहर है। जब हम अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दे पा रहे, हम उनकी तरबियत ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो दूसरे इस्तेमाल करेंगे ना उसे। हम खुद उनकी सलाहियत को, उनकी अहलियत को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर दूसरे इस्तेमाल करेंगे। और इसमें देखें हम बड़ा, ये तो बहुत आसान है कि हम इल्ज़ाम लगा दें कि राह इसमें जो है ना जी मुलव्वस है, इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली दफ़ा हमारे सामने नहीं आई, ये कई सालों से इस तरह होता चला जा रहा है। वहाँ पर तैयारे जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, फिर तैयारे गिर जाते हैं, फिर उनका एक पायलट जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, फिर उसको चाय पिलाकर जो है वो वापस पेश कर दिया जाता है। हम अपनी अदाओं पर भी तो ज़रा गौर करें कि हम इसको किस तरह डील कर रहे हैं और किस तरह इन सारे मामला से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने आंखें बंद की हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो ज़रा जागें और मसाइल को हल करने की सियासी कोशिश करें। अगर ये अस्करी कोशिशें करते रहेंगे तो फिर ये तो मसाइल जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएंगे। और फिर आज एक वाक़या, मेरे भाई ने सही कहा है कि आज एक वाक़या वह कल फिर होगा, उसके बाद फिर होगा। तो ये तो एक सीरीज़ है और ये शुरू हो गई है। हमें अब इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए, इन मसाइल के ऊपर गौर करना चाहिए, नौजवानों के मसाइल को हल करना चाहिए। वहाँ के किसान, वहाँ के गरीब लोग, वहाँ के मछेरे, वो बेचारे शोर मचाते रहते हैं कि जिस तरह ये अभी चोलिस्तान में कारपोरेट फार्मिंग का मामला शुरू किया गया, इस तरह वहाँ पर मछेरों की जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है। उनकी बजाय बड़े बड़े ट्राले जो है वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर शिकार कर रहे हैं और मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। तो हमें अपने लोगों को रोज़गार फराहम करना और उनसे रोज़गार छीनने के जो तरीक़ेकार है उसको रोकने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के अवाम जो है वो कसम परसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको हमें तरक्की की राह दिखानी पड़ेगी। एज़ीज़ा साहब, ज़ियाउद्दीन अंसार साहब ने कहा कि चूँकि बलोचियों के मसाइल का हल ना होना, क्या बलोचियों के मसाइल का हल ना निकालना दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर देखिए मिसबा अगर बात करें तो इनकी इट कैरीज वेट के जो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे महरूम तबकात हैं और जब महरूम तबकात होते हैं और इंसाफ नहीं मिलता तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाते हैं। तो जब आप इंसाफ नहीं करते और उसमें एक मुआशी इक़्तिसादी इंसाफ भी तो होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर डेफिनेटली उनको एक चारा मिल गया है, नौजवान मिल गए हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। और लेकिन इस वक्त आपको खित्ते की ग्रेट गेम को समझना पड़ेगा। आप इजराइल की तरफ ज़रा गौर करें, वहाँ क्या हो रहा है। गज़ा के बाद इजराइल जो एक्सपेंशन में जा रहा है और पाकिस्तान उनके लिए एक टारगेट है। पाकिस्तान के अंदर जो पिछली, मैं समझता हूँ 9 मई के बाद के वाक़यात के अंदर, अगर चाहे कि आज मुझे PTI के लोगों की, मैं समझता हूँ कि आज मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, गौहर साहब ने जो असम्बली के अंदर तकरीर की, लेकिन 9 मई के बाद के जो भी इंसिडेंट आपको नज़र आते हैं तो उसके अंदर आपको ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में, और वो खुद भी कहते रहे सिविल वॉर की पहली जो अटैम्प्ट की गई है वो पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए, सीरिया और लेबनान बनाने की, कि इसको सिविल वॉर में धकेला जाए। अच्छा, वो अटैम्प्ट कामयाब नहीं हो सकी समहाउ और द अदर। अब जो दूसरा ये है कि आपको एक गुरीला वॉर के अंदर कर दिया जाए जिसके अंदर आपकी सारी इकॉनमी इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, उसके अंदर अगर आप बात करते हैं जी तो उसमें हमारी हुकूमती पॉलिसियों का भी मसला है। लेकिन आप ये मुझे बताएं ना, एक तो ख़राबी ये पैदा हुई, और ये ख़राबी ये नहीं है कि इन मौजूदा हुक्मरानों ने की है। अगर आप 70-75 साल से देखें तो इसी तरह चलती आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर अगर बलूचियों की महरूमियों की जिम्मेदारी है तो सिर्फ वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, पंजाब के लोग नहीं है। देखिए, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब के अंदर तो वैसे ही एक आम तबका जो है ये बुरी तरह पिस चुका है।
लोग ये नहीं बताते कि पंजाबी जो है, ये पंजाब का रहने वाला एक आम आदमी कितना पिसा हुआ है, उसकी क्या हालत है। ये 11 करोड़ की आबादी की देखें ना, कितने लोगों को 3 वक्त की खाना यहाँ पे मुयसर है। लोग जो है यहाँ पर माएँ आज भी बच्चों को दूध में पानी मिला के पिला रही हैं। हेल्थ की कितनी फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की कितनी फैसिलिटीज़ हैं। बात यह है कि वहाँ पर ना सिर्फ इस एक्सप्लॉयटेशन के, चाहे वो सिंध का वडेरा हो, खैबर पख्तूनख्वा का कबायली सरदार हो या बलूच सरदार हो, इन्होंने भी अपने अपने लोगों की बड़ी एक्सप्लॉयटेशन की है। हुकूमत पाकिस्तान से फंड्स का जो तरसील थी या जो फ्लो था वो हमेशा इनकी तरफ जाता था और ये अपने इलाकों में सड़क नहीं बनने देते थे। अच्छा। भुट्टी साहब के एरिया में कितनी सड़कें बनी थी। इस दफ़ा जब गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब के दौर में ये थोड़ा सा एक चेंज आई कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो हम जो देना है इनको या इनकी जो वेलफेयर है या इनकी वेल बीइंग है, हम डायरेक्टली वहाँ पर आम लोगों की करें। क्योंकि वहाँ सूरत हाल ये है कि ये सवाल है इनका, बड़ी इनका पॉइंट ठीक है कि एक बलोची जो है, मैं भी ये सवाल उठाऊंगा कि एक बलोची के पास शायद सर पे छत नहीं है, अच्छा, वो खुद को पाँव में जूती नहीं है, शायद उसके पेट में रोटी भी नहीं होगी, लेकिन उसके कंधे पर जो गन पड़ी हुई है ना, वो कई लाख रुपए की है। यानी उसको देने वालों ने वो गन तो दे दी है, लेकिन उसको रोटी भी नहीं दी, उसको जूती भी पहनने को नहीं दी। ये जो बलोचियाँ हैं जिन्होंने ये जाफर वाली की है, आपको पता है उनके पास सारा अमेरिकन असला था, जदीद तरीन असला था। ये आई विटनेसेस के अकाउंट्स हैं। तो उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास महरूमी है, लेकिन गन और असला सब कुछ उनको मिल रहा है। तो एक बात ठीक है, ये फॉर्डर बन रहे हैं, हमें अपनी पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहते हुए एक टेररिस्ट को नहीं छोड़ सकते। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान की अफवाज ने, मैं उस फैसले को बिल्कुल ठीक नहीं समझता जिसमें आप वॉर एंड टेरर में अमेरिका का आपने साथ दिया और उसके नतीजे में 1 लाख से करीब आपने पाकिस्तानियों को जो है उनकी शहादतें हुई और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी हुई। और आज भी अमेरिका को से हमें क्या है, वो तो चले गए वहाँ से। और आज भी अगर आपने बंदा पकड़ के दिया उनको, तो आप ये समझ लें कि पहले तो आपके पास टीटीपी कर रही थी, दाइश भी साथ शामिल हो गई है। अच्छा। तो आप एक नई वॉर में चले गए ना। तो अमेरिका के भी आप क्यों इतने मुतालबात आप मान रहे हैं, बड़ा सोच के माने। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त 9/11 के बाद जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान रद्दुल फसाद और ये साथ, तो ये खत्म हो गया था। हमारे हुक्मरानों की जो कोतांदेशियाँ थी उसकी वजह से बना। आप आज सवाल उठाया जो है ख्वाजा आसिफ ने, दुरुस्त सवाल उठाया। आप ये बताएं कि आपने किस वजह से वो जो टेररिस्ट थे जो अफगानिस्तान आपने धकेल दिए थे, उनको कौन लेके यहाँ उन्होंने सेटल किया? बाजवा साहब इसका जवाब दे, फैज अमीर साहब इसका जवाब दे, इमरान खान साहब जवाब दे। उनसे पूछे ना क्यों आए वो यहाँ पर। तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिनकी महरूमियाँ हैं और जिन जो समझते हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, उसका हल ये नहीं है कि खूनी इनकलाब और पाकिस्तान को तहस नहस कर दें। पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ एक सॉफ्ट इनकलाब की ज़रूरत है जिसमें आपने इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। दहशतगर्द को आपने पकड़ा और आपने उसे अमेरिका के हवाले कर दिया। क्या ये उसी का नतीजा है कि उस एक्शन का एक रिएक्शन आया और 500 जो आपके मुसाफिर थे उन्हें यरगमाल बनाया और फिर 21 की शहादतें भी हुई? अब खामोशी से पकड़ के जो है वो अमेरिका के हवाले किया जा सकता था, उसकी जितनी तशहीर की गई, ये उसका रिएक्शन है। देखिए डेफिनेटली चीज़ें एडअप करती हैं ना, इसमें हुआ है ना, ये एडअप हुआ है। अब वो रिएक्शन वहाँ से आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये तमाम लोगों को, इंडिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, शायद अफगानिस्तान के अंदर हार गए होंगे अंग्रेज आके 100 साल से पहले, और फिर आके रशियन भी हार गए और वहाँ पर अमेरिकन भी हार गए। पाकिस्तानी नहीं हार सकते, इसको आप अंडरस्टैंड करें क्यों नहीं हार सकते। देखिए अमेरिकन ने कई हज़ार किलोमीटर दूर से आना, रशिया ने कहीं से आना और ब्रिटेन कहीं से आया था। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तानियों ने नहीं खत्म होना। और पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होगा तो ये भूल जाए कि इंडिया डिस्टेबलाइज नहीं होगा। और अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को बड़े आराम से डील कर सकता है, लेकिन मसला क्या है, हमारे अंदर यहाँ सहाफ़ी हो, हमारे वकील हो, हमारे यहाँ पर जज हो, हमारे यहाँ सियासतदान हो, हर एक अपनी ऐनक लगा के अपने मतलब के मुताबिक चीज़ों को देखता है और उसको इन्फर करने की कोशिश करता है। राइट। जिस दिन हम अपनी कौमी ऐनक लगाएंगे ना, जैसे इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक किया इन्होंने जिक्र, और ये बात इनकी बड़ी वैलिड है कि जब हम अपनी कौम और पाकिस्तान के मफादात की ऐनक लगा के चीज़ों को देख कर पॉलिसियाँ बनाएंगे ना, तो उस वक्त सूरत हाल बेहतर होगी। अगर हम रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्म में कामयाब होकर हमने एक दफ़ा धकेल दिया था, ये छोड़ दें, ये कोई मसला ही नहीं है, ये पाकिस्तानी इसको भी धकेल देंगे। लेकिन बात ये आ जाती है वही कि क्या उसको धकेलने के बाद, इसको ख़त्म करने के बाद, क्योंकि इससे पहले क्या हमने टेररिज्म नहीं देखी, यहाँ मनावा ट्रेनिंग सेंटर पर, कभी FIA सेंटर पर, यहाँ धमाके होते रहे, सब कुछ हुआ, ख़त्म हुआ ना। लेकिन फिर उनको ला के बसाया क्यों गया? APS के जो मास्टरमाइंड थे वो कैसे भाग गए? अच्छा, ये सारी बातें कौम के सामने लाई जाए ना, बाजवा साहब को भी लाया जाए, पूछा जाए भाई क्यों किया था आपने, क्योंकि आपकी पॉलिसीज थी जिसके ये नतायज हैं।
ज़ियाउद्दीन साहब, चूँकि अमरीकी जो अफवाज है उसका अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान से मदद की फरमाइश भी की गई और वो फरमाइश पूरी भी की गई। आप क्या समझते हैं कि उस वक्त मकसद जो था और अभी भी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से उलझा कर कमज़ोर करना है? देखिए, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान जो है उसके लिए तो हमेशा पाकिस्तान का वो एहसानमंद रहा है। पाकिस्तान ने उनकी मदद की है और वो पाकिस्तान को अपना दूसरा मुल्क जो है वो करार देते रहे हैं। पाकिस्तान एहसान फरामोश करते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप देखें ना, किसी एक मुल्क की आप मदद कर रहे हैं साल साल से, और फिर आप उसका दुश्मन बन जाएं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल यू टर्न लेने के बाद अमेरिका की मदद की और अमेरिका को अड्डे फराम किए, अमेरिका की मदद से बमबारी की अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के शहरी जो है अमूमी तौर तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो हमारे इस वक्त दुश्मन बने हुए हैं और हमारे साथ उनके अलाइनमेंट नहीं हो सकती। हम तो ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि भाई अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, उनके पास जाएं, अपने हमारे हमसाए वो, जिस तरह आप ये तो बात कहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो हमारा हमसाया है, चूँकि हम उसके साथ कारोबार करेंगे, हम कश्मीर का मसला बेशक हल करवाएं या ना करवाएं, इससे तो पीछे हटते चले जा रहे हैं, लेकिन कारोबार करने के लिए तैयार हैं। तो भाई जो शराइत आप हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए रखते हैं, वही शराइत आप अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझते कि अफगानिस्तान के साथ आप मुज़ाकरात करें, उनसे बात करें? वहाँ पर जो पाकिस्तान से फरार होकर दहशतगर्द वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, उसका सिर्फ अस्करी हल नहीं है, उसका हल भी मुज़ाकरात में पोशीदा है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होंगे तो हम इंडिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हों, इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हों और ईरान से भी हम छेड़छाड़ी करते रहे, तो फिर हम कहाँ पर कैसे जिएंगे इस दुनिया के अंदर? ये आखिर बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स है, इसमें हमें ज़िंदा रहना है। यहाँ पर अमेरिका जो है वो तंतराता फिर रहा है एक अरसे के साथ, चाइना जो है वो उसके मुकाबले में खड़ा होने के लिए तैयार है, रशिया जो है वो एक नई अलाइनमेंट बनाने के लिए तैयार है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। यूक्रेन का जो अमेरिका के साथ और अमेरिकी सदर के साथ जो तनाज़ा हुआ है, इसमें तमाम यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को खड़ा करने की कोशिश की है। तो ये जो बैनुल अक़वामी तनाज़र है, इसको पेशे नज़र रखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, जब एक नौजवान के कंधे पर लाखों रुपए की जो राइफ़ल है वो मौजूद होती है, तो वो इसलिए मौजूद होती है कि उसको अपने मुल्क से, अपने हुक्मरानों से रोज़ी नहीं मिल रही होती, उसकी सलाहियत जो है वो रायगा जा रही होती है, वो ज़ाया हो रही होती है। और ये सॉफ्ट कार्नर है ना जी, जो सॉफ्ट टारगेट है जिसको दुश्मन ममालिक इस्तेमाल करते हैं। वो लाखों रुपए की गन उसके कंधे पर रखते हैं और 2 वक्त की रोटी उसको देते हैं। अगर ये 2 वक्त की रोटी देने की बजाय हम उनकी सलाहियतों और उनकी अहलियतों से इस्तेफादा करना शुरू कर दें, तो ये मुल्क और कौम की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एहसन साहब, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ एक मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना चाहिए। आपको लगता है कि टेबल टॉक इस वक्त मसले का हल है और अफगानिस्तान आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, या आप उनके साथ टेबल टॉक करने के लिए बैठे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, इसको आपको इस तरह देखना पड़ेगा। एक तो बात है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि जिस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत बनी थी तो आपके ISI के चीफ वहाँ पे गए थे, उन्होंने चाय का कप पिया और पूरी दुनिया में तस्वीर लगाई गई। अब वो सही था या गलत था, इस मैं डिबेट में नहीं जाता, लेकिन हम तो उसी दिन से इनके साथ मुज़ाकरात में गए हैं, बातचीत भी हुई है। और आपको पता है कि पिछले 2-3 माह के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ बाज़ाब्ता राब्ते किए गए अफगान गवर्नमेंट की तरफ, उनको सबूत फराहम किए गए और बताया गया कि आपकी सरजमीन हमारी सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल ढूंढते हैं। अब मसला ये है कि पूरा बॉर्डर जो है, आप मुझसे अक्सर कहती हैं कि ये टेररिस्ट क्यों नहीं रुकते इधर आके, तो यहाँ तो दोनों तरफ से फोर्सेस लगी हैं और टेररिस्ट को ना आने दें। अब ये तो नहीं कि एक कंट्री जो है वो तो अपनी डिफेंस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से पूरा मुल्क उस पर चढ़ दौड़ा है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी है मुज़ाकरात की है नहीं, वहाँ अफगान गवर्नमेंट का कोई माइंड सेट बन गया है और मेरा ख्याल है उस माइंड सेट को पहले समझना होगा। एक तो क्या अफगान गवर्नमेंट की पूरी अफगानिस्तान के अंदर अमलदारी है नहीं। अच्छा, तो अगर मुज़ाकरात भी हल नहीं है, नहीं मुज़ाकरात मैं देखिए उसकी कोशिश तो हमारी आज भी बात की गई अफगानिस्तान के साथ आप करें, लेकिन जब कोई नहीं मानेगा तो आप कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? जब आप किसी को कहते हैं मेरे से बात करो, आगे से गोली चलाता है, तो फिर आपको गोली चलानी पड़ेगी। नहीं, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान भी हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार ये पेश करते हैं, पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम दौरा करने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी साहब चले गए थे ना ये
अपना क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सही। तो ये देखिए ना, जब आप हिंदुस्तान के साथ तो एक रवैया रखते हैं और अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया है, जिसके सदियों से हमारे साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ आप नारवा रवैया अख्तियार करते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर अफगानिस्तान आपसे मुज़ाकरा नहीं करना चाहता तब भी आपको पेशरफ्त करनी अच्छा, चाहिए। ऐसे आप ऐसे उसके वो बड़े कहते भाई हैं हैं। कि जो आपका ब्रादर इस्लामी मुल्क है उसके साथ आप टेबल टॉक करने के लिए बिल्कुल, उतना ये ठीक तैयार है, नहीं है। ये ठीक कह रहे जो हैं। भारत है उसके साथ आप कहते हैं मेरा ख्याल मुज़ाकरात है के लिए खुद ही चले जाते हैं। इनकी बात ठीक है, मैं इनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखें कि हम ये एक अमल कर रहे हैं ऑलरेडी, इट इज इन प्रोसेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो आज मतलब इसके वाक़े के बाद भी जो जाफर एक्सप्रेस वाला है इवन, और उसके ऊपर भी उनसे बात करना चाहती है, और उन्होंने आज भी मेरा ख्याल है जो दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान आया है, अच्छा। उसमें जो 2-3 पॉइंट बताए गए हैं, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात के अमल को चलाना चाहते हैं और हम इसी की तरफ ज़्यादा करते हैं ताकि इससे मामलात, जारी बात है आखिर पर टेबल पर आपको मामलात को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर मिसबा आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पाकिस्तान की सिर्फ महरूमियों का इशू नहीं है, ये उसको यूटिलाइज करते हुए देखें पाकिस्तान के अंदर एक चाइनीज़ कॉरिडोर का नाम आपने सुना, इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पूरे इस रीजन की आने वाले 100 ईयर्स को चेंज करने जा रहा है, जिसमें डेफिनेटली चाइना जो है एक सुपर पावर बनता हुआ अमेरिका को नजर आ रहा है। अच्छा। पाकिस्तान इज द मेन रूट, और अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है और पाकिस्तान इसमें फ्लॉरिश कर जाता है, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। ऐसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने देखा, ये क्यों मैंने आपको उस वक्त भी कहा था ये हमारे यहाँ पर बीफ अप हो जाएंगे, हम तो सिक्योरिटी बीफ अप करेंगे, टेररिज्म हमारे खिलाफ तेज हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कोई नहीं चाहता इन ममालिक के, ना अमेरिका चाहता है, ना इसराइल चाहता है, ना इंडिया चाहता है कि ये, और ना अफगानिस्तान चाहता है कि ये कॉरिडोर महफूज हो जाए, क्योंकि अगर ये महफूज हो जाता है और यहाँ तजारत शुरू हो जाती है समंदर के रास्ते, तो पाकिस्तान जो है आने वाले कुछ ही अरसे में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकता है। अच्छा। तो अब आप इसको ये भी समझ लें कि ये जो सारा एकदम रिवर्स किया जा रहा है वहाँ से, मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ वार जोन, शिफ्टिंग ऑफ वॉर जोन पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कि अफगानिस्तान तो तबाह हो चुका है। अच्छा। अब ये जो तबाही है इसे पाकिस्तान के अंदर लाके की जाए ताकि वो जो आपका फ्यूचर का एक पूरा रीजन बदलने जा रहा है। आपको पता नहीं इस वक्त ट्रंप ने अपने सब हलीफों से लड़ाई डाल ली है, कैनेडियन से वो लड़ रहे हैं, अरबों से वो लड़ पड़े हैं, ठीक है ना, डेनमार्क से वो लड़ रहा है, यूरोपियन से वो लड़ पड़े हैं। तो उस दौरान जो असल इशू क्या है उसके अंदर फिर ये है कि उनको चाइनीज़ ने भी उनको जवाबी वार किए हैं, जो वर्बल किस्म की जंग हुई है। तो आप पाकिस्तान इकोनॉमिक जिस थ्राइविंग की तरफ जा सकता है, और जिस तरह हम कर्ज़ों में हैं, एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि उसको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपका ये जो सेटअप आया ना पीटीआई के दौरे हुकूमत में, मैं तो खुद जानता हूँ कि पीटीआई के अंदर आखिरी वक्त में लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। इन्होंने तो बाकायदा पूरी दुनिया में शोर शराबा मचाया, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट बड़ी अच्छी होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक वक्त जरूर आया कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हुई और चीज़ें आपकी अब बेहतरी की तरफ जा रही थी। पाकिस्तान तो कहीं दहशतगर्दी नहीं ना कर रहा, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, कहाँ से हो रही है? अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान ने क्या अफगानिस्तान में जाके हमला किया? अच्छा। वो तो पुरानी बात हो गई, आपकी अगली गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, वो बुरी हुकूमत आके। अगर आपको कोई गुस्सा था मुशर्रफ साहब के दौर का, तो अमेरिकन फोर्सेस को निकालने में हकानी ग्रुप की पशे पुष्ट जो खड़ा था वो कौन था? हकानी ग्रुप ने पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं किया, टीटीपी करती रही ना, और टीटीपी तैयार करता थी अमेरिका की, और प्लस ये है कि रॉ की तैयार करता थी। पाकिस्तान को डबल क्रॉस किया गया, लेकिन हकानी ग्रुप ने पहले नहीं किया था। अब जितना आपको ज्यादा जो शेयर मिला अफगानिस्तान हुकूमत के अंदर वो हकानी ग्रुप को मिला। अब तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ने वहां जाकर अफगानिस्तान में कौन से हमले किए? पाकिस्तान के ऊपर तो हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? एक तो यह है कि जो मुझे गोली मार रहा है मैं उसे जाके उसके बगल गिर हो जाऊं, उसे को भाई एक मारी है, मेरे जो बाकी दो बचे हैं इनको भी मार दो गोली। सही। दूसरी है कि मैं स्टैंड कर जाऊं कि भाई आपके साथ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, भाई जो आपने जुर्म किया उसकी सजा मिलेगी। मेरा ख्याल है अब हमें बो डाउन होने की, कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा फोर्सफुली इनको रिएक्शन देना चाहिए। से फोर्सफुली रिएक्शन देना चाहिए। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, एहसन साहब भी अभी जैसे कि कह रहे हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की या इस सारे मसले का जिम्मेदार करार दे देना ठीक है, काफ़ी है, और उसके ऊपर जो हमारी जिम्मेदारी है फिर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए ना, अभी हसन साहब ने अपने तज्जिए में ये बात बयान कर दी। अभी इब्तिदा में इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर भी इल्ज़ाम जो है वो रा पर लगाया है, हिंदुस्तान पर लगाया है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं वैसे थोड़ा वाज़ेह करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये अगर अमलन फिजिकल तो वहां से हो रही है, लेकिन इसकी पुष्ट पनाही के ऊपर इनको सपोर्ट जो आपके वजारत खारजा किया है कि इंडियन यानी बैकिंग के साथ अफगान गवर्नमेंट साथ मुलव्वस और ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि देखें इस तरह नहीं है, इसको हम अफगानिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो
उनके जो अपने जो एजेंसियां हैं वो अफगानिस्तान के जरिए से मेरा एक पॉइंट, मेरा बात ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन इनसे करना चाह रहा हूँ। ये आपने अजीब सा बात की अंसारी साहब, आप कह रहे हैं कि इंडिया को बिल्कुल ही, इंडिया अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बगैर कैसे वहाँ कॉन्सुलेट चल सकती हैं, कैसे वहाँ पर दहशतगर्दों के जो वहाँ पे कैंप बन सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग हो सकती है, कैसे वो रह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम पकड़े गए थे टेररिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके की थी, उनको जो प्रोटोकॉल्स थे, उनको जो गाड़ियां दी गई थी, वो तो अफगान गवर्नमेंट ने दी थी, और अफगान गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? भारत ये पाकिस्तान बात में दुरुस्त है, दहशतगर्दी कर रहा है लेकिन इस बात अफगानिस्तान को के तो जरिए तस्लीम से। किया जाना चाहिए ना, फिर हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरियां हैं ये, अच्छा। कि हम अफगानिस्तान से भी, एक तो इंडिया से हमारी लड़ाई है, उसको हम 77 साल से भुगतते चले आ रहे हैं, और अच्छा। अफगानिस्तान से हम नई लड़ाई पाल ली है। भाई ये तो तभी हम इंडिया की और अफगानिस्तान की जो अलाइनमेंट है उसको तभी खत्म कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात को ठीक करें, और हर सूरत में ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसे जैसा रेलवे हुकाम के मुताबिक जो है वो 500 मुसाफिर थे, तो अगर 500 मुसाफिर थे, वो जो दहशतगर्द थे या तकरीबकारी करने वाले लोग थे, फिर उनकी तादाद कितनी होगी? क्योंकि ये भी तो 500 से जायद की तादाद बताई जा रही है। देखिए, मैंने अब मैं eyewitness का- ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ट्रेन के साथ जो सिक्योरिटी थी, क्या वो सफिशिएंट थी, वो काफ़ी थी? मतलब आपको पता है कि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, तो फिर तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट होनी चाहिए थी और वो ज़्यादा होनी चाहिए देखिए, थी। ये अपनी नवीयत का पाकिस्तान में मेरा ख्याल फर्स्ट इंसिडेंट है। देखिए, पहले अभी हाल ही में गाड़ियों से उतार के शनाख्ती कार्ड होता चेक था, करके ट्रेन ID के कार्ड मामले में नहीं होता रहा। ट्रेन अगरचा कि मुसाफिर गाड़ियों में होता बुलान का ये जो इलाका है बड़ा, अगर आप सिब्बी से कोयटा जाएं तो बड़ा ये दुश्वार गुजार है। यहाँ बाज एक दौर में तो ट्रेन को 2 इंजन लग जाया तो फिर करते तो थे। आपको ज्यादा मुहतात होना चाहिए। नहीं, मैंने ये कहा ना कि देखे ना, दुनिया के अंदर ये कुछ 6वां वाक़या है ना, ये तो नहीं कि दुनिया में ट्रेनें हुआ होती हैं, हर जगह टेररिज्म होती है। सो एक अपनी नवीयत का एक यूनिक किस्म का वाक़या है। अच्छा। तो इसलिए वो अलर्ट तो सारा था, लेकिन मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका इंटेलिजेंस प्लस आपका जो सर्वेलेंस का एक निज़ाम है। एक सर्वेलेंस होती है कि जो आपको पता है कि आपका बॉर्डर इनसिक्योर है, तो वहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, तो आप अपने जहाज़ों के जरिए या ड्रोन्स के जरिए उसकी सर्वेलेंस करते हैं, या आपके लोग वहाँ पर होते हैं। दूसरी चीज़ आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है कि वहाँ से कौन इधर आ रहा है, क्या वहाँ पर हो रहा है। तो ये जाहिर बात है, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं नाकामी हुई है, तो वो इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये सारा कुछ उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। यानी वो आके उसको जिस तरह ब्लास्ट किया गया, जिस तरह उस पर फायरिंग, ये सारा एक वेल प्लान तरीके से उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की फौज ने भी बहादुराना तरीके से फिर उनको कला कमा भी किया। ये एक अलग डिबेट है। अच्छा। बात ये है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें आपको अब बीफ अप करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इंटेलिजेंस को। मेरा एक इंटेलिजेंस वाले से बात हो रही थी, कल की बात है, एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वहाँ ये सूरत हाल है कि हम वहाँ छोड़े, IG नहीं बलूचिस्तान के अंदर सफ़र कर सकता, तो इंटेलिजेंस वाले कैसे सफ़र करें। अच्छा। अब ये जो उन्होंने बात की कि आम एक इंटेलिजेंस का बंदा बलूचिस्तान में सफ़र ही नहीं कर सकता। अच्छा, वो खुद ही आज नहीं है मेरे वहाँ पे। पास वीडियो मौजूद है कि अभी भी जो बोलान का इलाका है सारा, वहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ पर वही दहशतगर्द वहाँ खड़े हैं और वो स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रहे हैं। यानी अभी तक पूरा एक यहाँ पर अब एक फुल फ्लैज एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। अच्छा। अगर आप, वरना क्या होगा आपका, आप देखिए DG खान में क्या सूरत है, रात को आपके फोर्सेस के लोग बाहर नहीं जा सकते, इवन पुलिस नहीं जा सकती। तो ये आग जो है आपकी पंजाब में आ जाएगी। पंजाब, बलूचिस्तान भी हमारा है, हमारा KP की हमारा है। बात यह कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि आपको गुफ्तगू की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है एक दफ़ा इनका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके बाद इनसे कहा जाए, या ये खुद बाज आ जाएं कि चले जी हम आपसे टेबल टॉक करते हैं, तो कर लें। लेकिन अगर आप अपनी कमज़ोरी और अपनी वीकनेस इस वक्त शो करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बुरा होगा। लेकिन ज़ियाउद्दीन अंसार साहब, मैं यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब इस चीज़ का आपको इल्म है कि 500 से ज़्यादा मुसाफिर हैं, और वो जो दहशतगर्दी करने वाले, फिर उनकी तादाद क्या होगी, और फिर उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी का जो मौसर इंतज़ाम होना चाहिए था, उसका ना होना, ये भी तो एक बड़ा सवालिया निशान है ना। देखिए, ये तो वाक़यात है ना जी, और वाक़यात तो अब इररेलेवेंट हो गए हैं क्योंकि मामला ख़त्म हो गया। अब तो असल में उसके ये वाक़या रूनुमा क्यों हुआ है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि इस वक्त ये चैलेंज दहशतगर्दों ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखा है कि हुकूमत पाकिस्तान की रेट वहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा। और देखिए, फिर आप बलूचियों की बात ना करें, आप पंजाबियों की बात करती हैं ना जब, तो ये इससे ये महसूस होता है। देखिए, पंजाब में भी ये जो कच्चे का इलाका है, रहीम यार खान से उस तरफ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हुकूमत की रेट मौजूद नहीं है। वो डाकू जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं। तो ये मामला बलूचिस्तान का या पंजाब का या सराइकियों का या पठानों का नहीं है। ये मामला तो ये है कि हमारी हुकूमती रीट जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। और ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ
ये कह देना कि हम इनका कला कमा कर दें, ये कला कमा करते हुए तो हम हर हुक्मरान से ये बात सुनते आए हैं कि दहशतगर्दी का ख़त्म हो जाएगी। हर सिपा सालार हमें ये सुनाता रहा है कि वो अपने जब अपना ओहदा संभालते हैं तो वो कहते हैं कि अब इस नाम से हम रद्दुल फसाद आएगा, अब ये फ़लाँ होगी, अब ये फ़लाँ मुहिम जो है वो चलेगी। ये सारी मुहिमात जो है ये अपनी जगह पर चल ही रही हैं, लेकिन इससे मामला ठीक नहीं हो रहा। हमें इसका सियासी हल तलाश करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को, जो नाराज़ लोग हैं, उनको राज़ी करना पड़ेगा। देखें, ये कई दफ़ा हुआ है। आसन साहब को मैं याद कराता हूँ कि ये पिछली जो रद्दुल फसाद मुहिम थी उसमें पहाड़ों से उतरकर लोगों ने अपना असला पेश कर दिया, लोगों ने गिरफ्तारियां पेश की, लोगों को आम माफ़ी दी गई। ये कई बार हो चुका है, लेकिन इससे मामला हल नहीं होता। फिर क्या होता है कि कुछ अरसा गुजरता है, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, जब वो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो फिर उधर से जो है ना जी उनको आसाइशें और आराम और फिर बैनुल अक़वामी ताकतें और एजेंसियां जो है वो फिर अपने कारनामा दिखाना शुरू करती हैं और फिर वो एक्टिव हो जाती हैं और उसके नतीजे में फिर छोटे बड़े वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि जहाँ पर दहशतगर्दी को फोर्स के ज़रिए से रोकने की ज़रूरत है, वहाँ पर अक्लमंदी और हिकमत का तकाजा यह है कि हम अपने नाराज़ लोगों को भी राज़ी करें। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, वो बिलोची हों, पंजाबी हों, सराइकी हों, पख्तून हों, उनको किसी न किसी तर्ज पर कौमी धारे में लाना पड़ेगा। और जब तक हम ये इक़दाम नहीं करेंगे ये इसी तरह मामला में चलता लाने की रहेगा। बात की जाती है। अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने भी कहा कि हथियार भी डाले जाते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, तो फिर इसका सद्भाव कैसे मुमकिन मेरा है? ख्याल है आज मैं फिर आप बात करूंगा, मैं इनकी बात को सपोर्ट करूंगा, बैकअप करूंगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज एक जो पॉजिटिव बात आई वो गोहर साहब की तरफ से आई। अच्छा, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो बात है कि ये पूरी जो वाक़यात हुए हैं उसकी मजम्मत की है। पीटीआई के ऊपर जो एक इल्ज़ाम है कि एक जो पॉलिटिकल एक सॉफ्ट फोर्स है पाकिस्तान के अंदर जो इस सब को कर रही है। 9/11 के 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए वो भी फ़ौज के इंस्टॉलेशन पर ही हमले थे ना, या ये हो रहे हैं। तो एक उनके ऊपर जो जमात आ रहे थे शायद उसको क्लियर करना चाहते हैं और उन्होंने आज इसकी मजम्मत की है। मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल पीटीआई, पूरी पीटीआई की क़यादत को इन वाक़यात की पहले मजम्मत करनी चाहिए। सही। मैं इनसे एग्री करता हूँ, वेदर इट इज़ जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, अपोजिशन की जमातें, ये बैठे एक ग्रैंड एक किस्म की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इस वक्त टेररिज्म को कैसे डील करना है उसके ऊपर इनपुट लिया जाए। लेकिन बात ये आ जाती है कि ये तमाम चीज़ें आप बुला भी लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिसी है। जब तक आप उस पॉलिसी को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर, जो अरबाब इख्तियार है, वो है हैव और हैव नॉट्स का डिफरेंस। इस वक्त वो इतना बढ़ चुका है। मिसाल एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर्स बंद करें करप्शन की वजह से, आप स्टील मिल के छोटे मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, और एक तरफ आप अपनी कैबिनेट को इस हालात में आप 1 बिलियन के कर्जे के लिए IMF के आगे झुके चले जा रहे हैं और हर बात उनको मानने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आपने अपनी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 22 से ऊपर मिनिस्टर, और फिर आपने उससे पहले ये देखा कि आपने पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने इस मुल्क को चलाना, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में खुशबा इजाफा कर लिया। इसी तरह अगर आप देख लें तो इससे पहले आपके जजेस की तनख्वाहें बढ़ गई, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ गई। और अगर मैं बात करूं इस वक्त आम आदमी की, तो महंगी तरीन बिजली, महंगी तरीन पेट्रोल अब वो ख़रीद रहा है, और महंगा तरीन जो है उसके ईंधन तो उसे मिल ही रहा है, बाकी चीज़ें ख़रीद रहा है। इसमें अगर कोई जमात आवाज़ उठा भी रही, मैं इसमें जमात इस्लामी को अप्रिशिएट भी करता हूँ, इनको बैकअप भी करता हूँ कि पीटीआई का बेसिकली तो अपोजिशन जमात पीटीआई थी, वो बताती कि अवाम के साथ ये जो इश्यूज़ हैं ये कहाँ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो इमरान खान और पर उनकी सारा का सारा राग ख़त्म हो जाता कि इन्हें रहा कर दें। लेकिन अगर इस वक्त IPPs की बात हो, बिजली की बात हो, ये है अवाम के रियल इशूज़। महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदअमनी की बात है, लोगों को इकट्ठा करने की बात है। तो उसके अंदर अगर मुझे एक पॉलिटिकल जमात नज़र आती है अपोजिशन का रोल अदा करते, हालांकि माजी में इनकी इस तरह की प्रैक्टिस थी लेकिन कम थी, ये उस तरह के पब्लिक इशूज़ नहीं लेके आए, लेकिन इस दफ़ा इनकी लीडरशिप ये काम कर रही है और इशूज़ भी पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने उठाए हैं। अपोजिशन अपना रोल प्ले करे, पीटीआई भी करे, लेकिन उनको महदूद करे अवामी इशूज़ के ऊपर। अच्छा, और ये सारे बैठे एक दफ़ा, ये बात इनकी ठीक है कि ये ख़त्म होगी इसी तरह अल्टीमेटली। लेकिन चले पहला फेज़ है, आप एक दफ़ा ख़त्म तो करें ना, लेकिन सबको बिठाएं कि देखें पाकिस्तान जिस फेज़ में जाने जा रहा है। 80% मैं आपको बता दूं कि जब 70 से 80 लोग आ जाते हैं और कहीं जाके अटैक कर रहे हैं और उसमें अफगान कमांडर्स भी आ गए हैं, सारा कुछ है, तो इट्स लाइक अ गुरिल्ला वॉर जो वहाँ से शुरू की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और अगर उसको यहाँ से इंटरनल ईंधन मिलेगा, जैसे इन्होंने कहा हमारे नौजवानों का, तो फिर हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमें इन इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। ज़ियाउद्दीन साहब, एजना साहब कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के अगर इस मसले के ऊपर बात करें तो शायद इसका कोई हल मुमकिन हो। आप इत्तेफाक करते हैं?
देखिए ये तो हमेशा जमात इस्लामी ने इस बात की कोशिश की है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर कोई पॉलिसी बनाएं जो कौमी नौइयत के मामलात हैं, जिसमें ये दहशतगर्दी का मामला भी शामिल है। अच्छा। बैनुल अक़वामी मामलात, ये अभी फ़लस्तीन का मसला बहुत हाईलाइट हुआ है, और जिस दलेरी का और जिस मुज़ाहमत का मुज़ाहरा गज़ा के नौजवानों ने किया है, इसके ऊपर भी हमने कोशिश की थी कि हुकूमती सतह पर कोई एपीसी बुलाई जाए, और बुलाई भी गई, और बहुत एक कामयाब एपीसी हुई। लेकिन उसमें भी एक सियासी जमात जो अपोजिशन सियासी जमात है, उसने शामिल होने से इनकार कर दिया था। अच्छा, अब भी हम ये कहते हैं कि ये तमाम इश्यूज़ जो हैं, इनको तमाम सियासी जमातों को मिलजुल कर हल करना चाहिए और पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ये समझती है कि पॉलिसी तो हम बनाएं, काम तो सारा हम करेंगे, और सियासी जमातों से सिर्फ गपशप करेंगे, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। सियासी जमातों को एतमाद में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ईद के बाद जमात इस्लामी जो है उसने ये IPPs के मामलात और बिजली महंगी जो मिल रही है, इसके बारे में एक बड़ी तवील आप जो ईद के बाद मुहिम चला रहे हैं, इसमें आप अवामी इश्यूज को ही हाईलाइट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो सबसे अहम मसला जो है वो IPPs के साथ जो माहदे रीशेड्यूल हुए हैं, हुकूमत ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि अरबों रुपए की सालाना बचत हुई है। हमारी डिमांड इस वक्त ये है कि जो आपने वादा किया था कौम से कि IPPs जो हैं वो हमारा खून चूस रहे हैं, और ये अब से नहीं बल्कि 1994 से ये जोंक की तरह जो है वो कौम के साथ चिमटे हुए थे। इनमें से कुछ IPPs जो हैं उनके माहदे रीशेड्यूल हुए हैं, उससे अरबों रुपए की बचत हुई है सालाना। हम ये समझते हैं कि जो आपको बचत हुई है और ख़जाने में का बोझ जो है वो कम हुआ है, तो फिर उसका रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। बिजली की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए। अब ये बार बार जो है ना जी, वो ये इल्जाम लगा देते हैं कि जी IMF हमें बिजली की कीमत कम नहीं करने दे रही। भाई IMF जो है वो आपको कब ये बात कह रही है कि आप अपनी तनख्वाहों में 300 गुना इजाफा करें? कब आपको ये कह रही है कि पार्लियामेंटेरियन जब मर्जी जब चाहें अपनी तनख्वाहों में और अपने आसाइशों में इजाफा कर ले? मुफ्त पेट्रोल जो है वो जर्नैल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जजेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में तो IMF कभी शोर नहीं मचाता, इस बारे में तो कभी IMF कोई खतगर नहीं लगाता। तो हम ये समझते हैं कि ये सारी बातें जो हैं वो आवाम को बहलाने के लिए हैं। IMF का ढोंग जो है वो रचाया जा रहा है कि IMF रोक रहा है। भाई आप अपनी पॉलिसियाँ ठीक करें, आप जहाँ पर ख़जाने के को खर्च करना चाहिए, जहाँ पर आवाम को रिलीफ देना बनता है वहाँ पर दें। आप ख़जाने में से वो पैसे जो IPPs की रीशेड्यूल होने के नतीजे में बचत हो रही है, आप उसको बिल्कुल रेवड़ियों की तरह अपने लोगों में बांट रहे हैं, तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। अभी देखें ना, पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला साहबा जो हैं वो अखबारात को 60 सफ़ात के अपनी तस्वीरों के इश्तिहारात जो है वो शाया करवा रही हैं। भाई क्या बात है, एक ये पब्लिक टॉयलेट जो है उसके बाहर भी जाएं तो वज़ीर आला साहबा की तस्वीर वहां पर ऐसे सब ये लाखों के करोड़ों के इश्तिहारात की बात बड़ी इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही है। ये क्या वजूहात है इसकी? ये देखिए, मेरा ख्याल है वो जब बुज़दार साहब थे तब भी इस तरह के इश्तिहारात। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है? नहीं, मैं आप वो भी गलत है, ये भी गलत है। वो बुज़दार साहब करते हैं, मरियम साहबा भी वही करेंगे। इश्यूज क्या है, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। GDA भी जा रही है ईद के बाद, उन्होंने कल मेरा ख्याल प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं सिंध के अंदर पानियों के इशूज़ के ऊपर। अच्छा, इसी तरह ये अब जा रहे हैं। अब ये है अवामी इशूज़। सिंध के अंदर एक नई मूवमेंट चल पड़ी है जो नहरें 6 नहरें जो जिसका ऊपर है कि यहाँ से तो वो कहते 30-35 लाख हमारा एकड़ रकबा जो है हो जाएगा ख़राब। इसमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आमने सामने खड़ी, और मेरा ख्याल है ये इशू आगे ग्रेम हो जाएगा। इसी तरह अब ये एक मूवमेंट पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको टेररिज्म पाकिस्तान में नज़र आ रही, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब मेरा ख्याल है होश के नाखून लेने चाहिए। उससे पहले कि इनको इंगेज करना चाहिए, इसी तरह GDA को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और मेरा ख्याल है अगर कुछ इदारों को किसी ज़मीनों का फ़ायदा पहुंच रहा है और नहरों से उन्हीं को भी फ़ायदा पहुंच रहा है और फिर उसी को वो बेच कर और सारा कुछ करें, तो मेरा ख्याल है अब इस पॉलिसी के ऊपर गौर करना चाहिए। वैसे सिंध में इसके ऊपर अब आ गई है करारदाद और पोलिटिकली उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियाँ ना अपनाएं जिससे एहसास महरूमी बढ़े। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहूँगा कि जो नहरों वाला जो मामला है ना जी, नहरें निकालने वाला, देखें चोलिस्तान में कारपोरेट फार्मिंग ये शुरू करने जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो सरमायादार हैं उनको वहाँ पर लाया जा रहा है, और वो जो सहरा है जहाँ पर कोई काश्तकारी नहीं हो सकती, वहाँ पर काश्तकारी के लिए कोशिश की जा रही है और पानी मुहैया किया जा रहा है। और जो काश्तकार पाकिस्तान में है, पंजाब में मौजूद है, जो बेचारा गंदम जो है उगा कर बैठा हुआ है, वो गंदम बेचारा जलाने पर मजबूर हो रहा है।
ये क्या पॉलिसी है हुकूमत की, कैसी हिकमत अमली है जिससे हमारा गरीब आदमी जो है वो तो मरता चला जाए बिल्कुल। और बैनुल-अक़वामी सरमायादार जो है वो यहाँ से कमा कर पैसे बाहर ले जाएं। बैनुल-अक़वामी सरमायादार जो है वो कमाते रहे और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा साहब आपका, नाका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब आपका प्रोग्राम में शामिल होने का बेहद शुक्रिया। फिलवक्त मुझे दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।